आज हम लोग फैब्रिक ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे। हम लोग सारे क्वेश्चन इसके करेंगे और थोड़े से जो इसकी थ्योरी पार्ट है हम वो भी समझेंगे। तो देखो, स्टार्ट करने से पहले हम लोग सबसे पहले कुछ बेसिक्स हमारे टर्म्स हैं उसको देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। सबसे पहले एक सबसे सिंपल और बेसिक आता है आपको क्वेश्चन जीएसएम कैलकुलेट करने का। इसके लिए आपको डायरेक्ट फॉर्मूला मैं बता सकती हूँ, लेकिन अगर आपको चाहिए डेरिवेशन तो डेरिवेशन भी इसका कुछ लेंदी नहीं होता है, वो मैं आपको बता देती हूँ 2 मिनट में। सबसे पहले जीएसएम क्या होता है, ग्राम पर स्क्वायर मीटर। मतलब इससे आप क्या समझते हो? अगर आपका कोई एक फैब्रिक है, अगर उसकी लेंथ सपोज एल है और उसकी आप जो विड्थ है वो डब्ल्यू है, तो अगर आप इसका पूरा एरिया निकालोगे, जैसे नॉर्मल पेपर का आप जो एरिया निकालते हो, तो वही चीज फैब्रिक के केस में हम जीएसएम बोलते हैं। अगर मान लो ग्राम पर स्क्वायर मीटर है, इट मीन्स 1 मीटर आपकी यहाँ पे हमने लेंथ कंसीडर करी है और जो हमने विड्थ भी कंसीडर करी है वो 1 मीटर ही करी है। इट मीन्स जो हमारे पास एक 1 स्क्वायर मीटर एरिया का जो हमारे पास फैब्रिक आ रहा है उसका वेट कितना है, ठीक है, वो निकलता है हमारा जीएसएम। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आप देखो हम क्या क्या निकालते हैं। और देखो, अगर ये फैब्रिक है तो फैब्रिक आपको भी पता है कैसे बनता है, वार्प और वेफ्ट के इंटरलेसमेंट से बनता है। तो जब वार्प और वेफ्ट इंटरलेस हो रहे हैं तो उसकी जो एक्चुअल लेंथ होगी उसमें आपको कुछ ना कुछ लेंथ ज्यादा ही इसमें आपको कंज्यूम करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि वो एक वेव के फॉर्म में जा रहा है ना। ये आपको यहाँ पे सीधा दिख रहा है स्ट्रेट लाइन, बट ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं फॉलो करेगा। मान लो यहाँ पे आपकी वार्प ये है, तो जब आपकी वेफ्ट जा रही है तो पहले एक बार ऊपर है, फिर वो नीचे जा रही है, फिर वो ऊपर आएगी, तो ऐसे करके जाएगी, तो एक वेव फॉर्म हो रहा है। इसके लिए हम लोग क्रिम्प कंसिडर करते हैं, ठीक है। ये हमारी जो भी वार्प या फिर वेफ्ट है उसमें कुछ ना कुछ क्रिम्प होगी, ठीक है। तो जब हम एक्चुअल लेंथ निकालेंगे तो क्रिम्प को हम ऐड करेंगे, और यही क्रिम्प का आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है गेट में। तो क्रिम्प मान लीजिए कि, तो अगर मैं ओवरऑल डिनोट करूंगी तो आप ये देखना, अगर 1 लिख रहे हैं तो वो है वार्प, अगर 2 लिख रहे हैं तो वो है वेफ्ट। तो अगर मैं C1 बोलूंगी इट मीन्स वो वार्प का क्रिम्प है, C2 इट मीन्स वो वेफ्ट का क्रिम्प है। सिमिलरली हम जितने भी पैरामीटर्स लिखेंगे सब 1 वार्प के लिए और 2 वेफ्ट के लिए होगा, ठीक है। तो अब हम आते हैं इंच पर इंच या फिर इंच पर सेंटीमीटर आप मान लो। तो यहाँ पे जो मैं कंसिडर कर रही हूँ n कंसिडर कर रहे हैं, तो वो हम कर रहे हैं, अगर इंच पर इंच है तो वो N1 लिया हमने, अगर 6 पर इंच है तो उसको हमने N2 लिया है। हमने वार्प और वेफ्ट की स्पेसिंग जो ली है उसको हम डिनोट कर रहे हैं P से, P स्पेसिंग। अगर P1 है तो वो वार्प स्पेसिंग है, P2 है तो वो वेफ्ट स्पेसिंग है। यहाँ पे आप देखो, सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे L1 हमने कंसिडर किया है लेंथ ऑफ सिंगल वार्प, इसको हम यहाँ पे अभी यार्ड्स में कंसिडर कर रहे हैं। लास्ट में हम इसको मीटर, ग्राम और मीटर स्क्वायर में हम चेंज कर देंगे। अभी हम इसको यार्ड, पाउंड इन सब में लेकर चल रहे हैं, तो यूनिट आप ध्यान रखना। तो यहाँ पे देखो, L हम कंसिडर कर रहे हैं लेंथ ऑफ फैब्रिक। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें क्रिम्प भी होगा, तो अगर हम ओवरऑल लेंथ ऑफ वार्प निकालें तो वो कैसे निकालेंगे? यहाँ पे देखो, लेंथ ऑफ सिंगल वार्प था, उसको हम कैसे निकालेंगे? हमारे पास टोटल एल लेंथ की फैब्रिक है और उसमें हमारा कुछ क्रिम्प भी है, ठीक है। तो वो हो जाएगी आपकी L इंटू 1 प्लस C1, क्योंकि हमने क्रिम्प को ऐड किया है। तो अब अगर हम टोटल लेंथ ऑफ वार्प निकालें तो वो कितना होगा? यहाँ पे हम दो और चीज आपको बता देती हूँ। यहाँ पे हम W कंसिडर कर रहे हैं, विड्थ ऑफ द फैब्रिक। तो टोटल लेंथ ऑफ वार्प निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास N1 है, ठीक है। N1 क्या है हमारे पास? इंच पर इंच, ठीक है। उसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे विड्थ इंटू, यहाँ पे आ रही है जो हमने लेंथ ऑफ सिंगल वार्प निकाली है, इट मीन ये है L इंटू 1 प्लस C1, ठीक है। तो ये हमारे आ गए टोटल लेंथ ऑफ वार्प। अभी हमें क्या चाहिए? इसका वेट चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे हम जो भी यूनिट कंसिडर कर रहे हैं यार्ड्स और पाउंड कर रहे हैं, और आपको पता है एनी जो होती है वो इंग्लिश काउंट होती है नंबर ऑफ 840 यार्ड इन 1 पाउंड। तो इसके लिए हम यहाँ पे जो आपकी वेट ऑफ वार्प निकाल रहे हैं वो आपकी कितनी हो जाएगी? आपकी टोटल लेंथ कितनी है जो हमने भी निकाली है? N1 WL इंटू 1 प्लस C1 डिवाइडेड बाई 840 इंटू N1। यहाँ पे N1 क्या कंसिडर कर रहे हैं? ये NE जो था इसको हमने कर लिया, तो यहाँ पे आप लिख लो जो N हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी
यार्न की काउंट। सिमिलरली अगर N1 है तो वो वार्प यार्न की काउंट है और N2 है तो वो वेप्ट यार्न की काउंट है, ठीक है। सिमिलरली हम वेप्ट यार्न के लिए भी अगर निकालेंगे, आपकी बस जो नोटेशन हमने 1 रखी थी, 1 की जगह वो 2 हो जाएगी। तो हम यहाँ पे वेट ऑफ वेप्ट यार्न निकाल लेंगे, वो हो जाएगी N2। W आपकी सेम रहेगी और L1 प्लस C1 सेम, क्योंकि लेंथ हमने वही लिया है 840 to N2। अब क्या करेंगे, हमारे पास आ गई, जब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, वेट ऑफ वार्प और वेट ऑफ वेफ्ट, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, टोटल वेट ऑफ फैब्रिक। तो टोटल वेट ऑफ फैब्रिक अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो जो चीजें कॉमन है उसको कॉमन ले लेते हैं, बाकी को हम वही कंसिडर करते हैं। तो ये आपकी हो जाएगी एल और डब्ल्यू आपकी कॉमन है, बाकी आपकी यहाँ पे C2 होगी। जब आप इसको ऐड करोगे दोनों को, तो आपकी N1 नीचे में और एक के नीचे N2 है, तो मैं डायरेक्टली आपका सिंप्लीफिकेशन के बाद जो वैल्यू आएगा वो लिख देती हूँ। तो ये आपकी हो गई टोटल वेट ऑफ द फैब्रिक, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमको वेट पर स्क्वायर यार्ड निकालेंगे, ठीक है। और जब आप इसको चेंज करोगे, यहाँ पे वेट जो आपकी है ये पाउंड में है, ठीक है। तो जब आप पाउंड पर स्क्वायर यार्ड को ग्राम पर स्क्वायर मीटर में चेंज करोगे, जिसको कि हम लोग जीएसएम बोलते हैं, तो जब आप इसको जीएसएम में चेंज करोगे तो आप वैल्यूज रखोगे, पाउंड को चेंज करोगे तो 453.59 से मल्टीप्लाई करोगे, और स्क्वायर यार्ड को चेंज करने के लिए 0.91 का स्क्वायर डिवाइड करोगे, तो फाइनली आपके पास जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 23.47। ये आपके पास आ जाएगा जीएसएम। तो अगर आपको काउंट, इंग्लिश काउंट दी हुई है, एनी दी हुई है, तो आप ये फॉर्मूला यूज कर लो, या फिर एक आपको ये फॉर्मूला मिल गया, ठीक है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जो N1 है उसकी वैल्यू, जो आपकी यूनिट है वो ध्यान रखनी है, ये क्या है, इंच पर इंच, ठीक है। मतलब कि ये पर इंच में दिया हुआ है, और आपका ये जो N है वो एनी है, इंग्लिश काउंट है, ठीक है। तो सिमिलरली जब आप इसको चेंज करोगे, जब आप एनी को चेंज करोगे टेक्स्ट में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस वाले के लिए यहाँ पे जो T है वो है टेक्स्ट, ठीक है। और यहाँ पे जो आपकी N1 होगी या फिर N2 होगी, N1 हो जाएगी आपकी इंच पर सेंटीमीटर, और यहाँ पे आपकी ये हो जाएगी पिक्स पर सेंटीमीटर, और आपकी T टेक्स हो जाएगी, मतलब वार्प वार्प टेक्स एंड वेफ्ट टेक्स, ठीक है। तो सिंपली अगर आप ये लास्ट वाला फॉर्मूला याद रखोगे, तो गेट में डायरेक्टली क्वेश्चंस यही आते हैं, ठीक है। अगर आपको एक फॉर्मूला याद करना है तो एक फॉर्मूला याद कर लो, और आप वैल्यू चेंज करके इसमें कर लो, और नहीं तो आपको ये दूसरा फॉर्मूला याद रखना है, जो आपकी इंग्लिश काउंट और इंच पर इंच और सिक्स पर इंच में दी रहेगी, तो ये हो जाएगी। तो आपके पास जीएसएम कैलकुलेट करने के दो फॉर्मूलाज हो गए। अब नेक्स्ट नेक्स्ट देखो, बेसिक चीज है आपके पास, आपको पता है डेंसिटी क्या होती है, ठीक है। तो डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम, इसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं, अपनी जो हमारी काउंट की वैल्यू होती है टेक्स, उसमें कैसे हम चेंज कर सकते हैं, ये देखो। आपके पास टेक्स क्या होता है, वेट होता है ग्राम में और 1000 मीटर, तो सिंपली क्या है, ग्राम, ये आपकी ग्राम हो गई और नीचे में मीटर, ये यूनिट है आपकी, ठीक है। तो अगर हम डेंसिटी को यहाँ पे रो से डिनोट कर रहे हैं, और ये आपकी मास हो गई एम, वॉल्यूम क्या हो जाएगी, रो विल बी इक्वल टू एम डिवाइडेड बाई एरिया इंटू आपकी लेंथ। तो अगर आप m बाई एल को, m यहाँ पे आपकी मास है, तो m बाई एल को अगर आप टेक्स कंसिडर करते हो, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, डेंसिटी इंटू एरिया। और हम जब भी कंसिडर करते हैं तो यहाँ इनको हमें सिलेंडर कंसिडर करते हैं, जो कि हेलिकल पाथ फॉलो करता है, जिसमें फाइबर्स जो है वो आपके हेलिकल पाथ को फॉलो करते हैं। तो इसके लिए अगर हमको इसका वॉल्यूम निकालना हो, तो वॉल्यूम कितनी होगी, अगर वॉल्यूम हम वी वाई मानते हैं, तो आपकी वॉल्यूम हो जाएगी, ये पहले वाले इक्वेशन से आपकी वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, 10⁵ हम क्यों कर रहे हैं, हमारे यूनिट कन्वर्जन करना है, लास्ट में हम जो अभी डायमीटर निकालेंगे उसके लिए कर रहे हैं, डायमीटर हमको सेंटीमीटर में चाहिए, यहाँ पे डेंसिटी आपको ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दी हुई है। तो यहाँ से अगर आप इस वाले फॉर्मूले से देखोगे, तो आपकी रेडियस कितनी आ जाएगी, सॉरी, यहाँ पे आपकी ये वॉल्यूम नहीं, ये एरिया होगी, ये
ये जो भी हमने किया था, यहाँ पे ये एरिया हो गई आपकी पाई आर स्क्वायर और रो, और ये आपकी 10⁵ आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम इसकी यूनिट को चेंज करने की। इसको आप टी से डिनोट कर दो, टी वाई का क्या मतलब है, टेक्स ऑफ यार्न, ठीक है। तो यहाँ से इस वाले के बाद आप सॉल्व करोगे जब, तो आपके पास रेडियस आ जाएगी, और एक और बात देखो आप, पैकिंग डेंसिटी या फिर इसको हम लोग पैकिंग कोफिशिएंट भी बोलते हैं। ये क्या होती है, आपका जो फाइबर है या फिर यार्न है वो कितना आपका एरिया या फिर वॉल्यूम वो कितना कंज्यूम कर रहा है, वो होती है उसकी पैकिंग डेंसिटी, ठीक है। तो ये आपकी दो केस में होगी, एक होगी नॉन वुवन फैब्रिक के लिए और एक होगी वुवन नीटेड या फिर ब्रेडेड फैब्रिक के लिए, ठीक है। तो नॉन वुवन में आपकी क्या होती है, डायरेक्टली फाइबर से फैब्रिक बनता है, और वुवन फैब्रिक में क्या होता है आपका, पहले यार्न बनता है देन फैब्रिक बनता है। तो अगर हमको पैकिंग डेंसिटी निकालनी है नॉर्मली, तो आप एक ये चीज समझ लो, पैकिंग डेंसिटी को अगर हम 5 से डिनोट कर रहे हैं, तो अगर आप नॉन वुवन फैब्रिक के केस में कंसिडर करोगे, तो ओवरऑल आपकी फैब्रिक की कितनी डेंसिटी है, फैब्रिक डेंसिटी डिवाइडेड बाय फाइबर की डेंसिटी हो जाएगी। और यही अगर आप वुवन फैब्रिक को कंसिडर कर रहे हो, तो फैब्रिक डिवाइडेड बाय यार्न हो जाएगी। आपके पास एक और टर्म होता है वॉल्यूम फ्रैक्शन। वॉल्यूम फ्रैक्शन भी सिमिलरली ऐसा ही हुआ, बस आपको ये याद रखना है, वॉल्यूम फ्रैक्शन जब आप कंसिडर करोगे तो वो हो जाएगी आपकी वॉल्यूम ऑफ फाइबर बाय वॉल्यूम ऑफ फैब्रिक, ठीक है। पैकिंग डेंसिटी और वॉल्यूम फ्रैक्शन दोनों एक दूसरे के अपोजिट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अब यहाँ पे आ जाओ, अब यहाँ पे देखोगे तो अगर हमको डायमीटर निकाल, यहाँ पे अगर हम फाई देखें, फाई, तो आपकी फाई हो जाएगी, इस केस में रो हमने डेंसिटी कंसिडर किया है, तो रो वाई इज डेंसिटी ऑफ यार्न एंड रो एफ हो जाएगी आपकी डेंसिटी ऑफ फाइबर। तो यहाँ से जो रो वाई है हम इसको लिख सकते हैं फाई इंटू रो ऑफ एफ। ये हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि जनरली हमको जो क्वेश्चंस आते हैं वो कॉटन के लिए आते हैं, और कॉटन के लिए पैकिंग डेंसिटी हमको पता है कि 0.65 होती है। तो हम अपनी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम यहाँ पे इसकी वैल्यू डायरेक्टली पुट करके एक हम वैल्यू निकाल देंगे। अब यहाँ पे आपकी रेडियस आई थी, तो डायमीटर इसका डबल हो जाएगा, तो 2 टाइम्स आर वाई, और यहाँ पे हमने रो वाई की जगह पे रो एफ इंटू फाइव कर दिया है, और फाइव का वैल्यू हमने कंसिडर किया है। तो यहाँ पे आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 3.56 इंटू 10⁻³ ये आपकी है। तो ये आपको याद कैसे रखना है, देखो अगर आपके क्वेश्चन में आपको लीनियर डेंसिटी या फिर काउंट ऑफ यार्न दिया हुआ है, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना, काउंट ऑफ यार्न दिया हुआ है, आपकी पैकिंग डेंसिटी दी हुई है, और फाइबर की डेंसिटी दी हुई है। रो एफ क्या है, फाइबर की डेंसिटी। आपको ये सारे टर्म्स का मतलब याद रखना है कि ये क्या मीन कर रहा है। तो आपको ये फॉर्मूला डायरेक्टली लगाओगे, आपकी डायमीटर आ जाएगी सेंटीमीटर में, ठीक है। सिमिलरली अगर आप, जैसे मैंने बताया कि आपकी फाइव की वैल्यू हम कॉटन के लिए जनरल पर्पस में फाइव की वैल्यू हम 0.65 रखते हैं, तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू रख देते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आती है 4.41 इंटू 10⁻³ ये भी आपके सेंटीमीटर में आ जाएगी। सिमिलरली जब आप यूनिट चेंज कर दोगे, तो आपके पास एक डायरेक्टली फॉर्मूला बन जाता है, रूट अंडर एन, एन क्या है, एनी इंग्लिश काउंट। यहाँ पे लेकिन आपको ध्यान रखना है, ये जो आपकी डायमीटर आएगी वो इंच में आएगी। ये जब आप सॉल्व करोगे, वैल्यू रखोगे, तो आपको 3.56 वैल्यू आ जाएगी। पाई की वैल्यू 3.14 होती है, और वहाँ पे 10⁻⁵ था, उसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपके पास फाइनली ये वैल्यू आएगी। अभी देखो एक और फॉर्मूला होती है हमारे पास, ये आप डायरेक्टली याद रखो, अगर डायमीटर निकालना है मिलीमीटर में, या तो आप इसको ही निकाल लो, बट अगर यार्न के केस में क्या होता है, ये आपको फैब्रिक के केस में अगर आपकी फैब्रिक की क्वेश्चन होगी तो इस फॉर्म में दिया रहता है, लेकिन अगर आप स्पिनिंग का क्वेश्चन देखोगे तो स्पिनिंग में मिलीमीटर में मेनली आपको वैल्यूज आती हैं। तो वहाँ के लिए हम क्या करते हैं, एक डायरेक्टली आपकी फॉर्मूला होती है, ये आपकी मिलीमीटर में आती है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये जो म्यू है वो भी आपकी पैकिंग डेंसिटी ही है, लेकिन ये यार्न के केस में आपकी, इसके भी 3-4 फॉर्मूलाज होते हैं, वो मैं आपको भेज दूंगी। अभी यहाँ पे आप बस इसकी मीनिंग याद कर लो कि क्या होती है। और यहाँ पे जो रो होता है वो हमेशा फाइबर की डेंसिटी होती है। यहाँ पे टी आपकी टेक्स है, टेक्स ऑफ यार्न, और ये आपकी क्या निकलेगी, यहाँ से आप डायरेक्टली फाइबर की डायमीटर निकाल सकते हो। इसको आप डिनोट करो, स्मॉल डी से डिनोट कर दो। ये क्या होगी, फाइबर डायमीटर
ये आपकी यार्न डायमीटर हो गई। तो यार्न डायमीटर निकालने के लिए एक मिलीमीटर में अगर आपको है और ये सारी वैल्यूज दी हुई हैं, मेनली आपको ध्यान रखना है, आपको क्वेश्चन समझोगे कैसे कि कौन सा फॉर्मूला हम कब लगाएं। तो आप देखोगे जब मेनली स्पिनिंग के क्वेश्चन होंगे जहाँ पे यार्न का बेसिकली बात हो रहा है, तो ये वाला फॉर्मूला आपको लगता है, क्योंकि यार्न की डायमीटर बहुत कम होती है, तो मेनली हम लोग उसको मिलीमीटर में कंसीडर करते हैं, ठीक है। और अगर आपको फैब्रिक की क्वेश्चन आएगी तो आप मेनली सेंटीमीटर में कंसीडर करते हो। वो क्यों करते हो? क्योंकि आपकी ईपीसीएम पीपीसीएम जो भी वैल्यूज आती है वो सेंटीमीटर में या फिर इंच में दी होती है, तो वहाँ पे इजीली सॉल्व कर सको, इसके लिए हम लोग ये वाली फॉर्मूला लगाते हैं। तो डायमीटर की 3-4 फॉर्मूलाज हैं जो कि आप डायरेक्टली पुट कर सकते हो। ये आपको ध्यान रखना है, ये जो दोनों लास्ट का मैंने बताया, ये तभी वैलिड है जब आप कॉटन कंसीडर कर रहे हो, क्योंकि इस वाले के लिए हमने रो एफ, जो रो एफ था वो हमने 1.52 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लिया है, जो कि कॉटन फाइबर की डेंसिटी होती है। और जो आपकी DY 4.41 वाली इक्वेशन है, यहाँ पे हमने फाइव इक्वल टू 0.65 कंसिडर किया है। तो आपको ये कंडीशन हमेशा याद रखनी है, कहीं भी इसको यूज नहीं करना है।